अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं नूर मीडिया। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज जिस मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे और जो मौजू आपके सामने मैं रखूंगा वो है पीएमसी टैब्स और मेडिकल एंट्री टेस्ट, जिसको नेशनल एमडी कैट कहा जाता है। और ये नेशनल एमडी कैट क्यों बना, पहले एमडी कैट का क्यों बना और ये कब बना, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा और आपको अंदर की खबर बताने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो आपने अभी तक आपको मालूम नहीं है। नाज़रीन, अगर हम ये देखें कि गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 महीनों से ये बात जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है कि टैप्स ने टेस्ट क्या कहते हैं, इसने पीएमडीसी को ख़त्म किया गया। फिर एक पीएमसी आई और पीएमसी ने एक कंपनी को हायर किया। वो कंपनी रजिस्टर नहीं थी और टेंडर देने के बाद उसने अपनी यूआरएल ख़रीदी और उसके तकरीबन 1 माह के बाद वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई और उस कंपनी का टेस्टिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं है और ये सारी चीज़ें आई। और इसके बाद स्टूडेंट्स ने धरना देना शुरू किया कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ टॉपर्स जो हैं इवन, वो भी जो है वो फेल होने लगे और एमसीक्यूज़ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई और बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन असल मामला क्या है, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बात करते हैं पीएमसी की और पीएमडीसी की। अगर हम बात करें पीएमडीसी की तो ये पीएमडीसी जो है, ये इसका जो नाम है उसका मतलब था पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। इसका काम भी पाकिस्तान के अंदर मेडिकल के शोबे को यानी डॉक्टर्स को रेगुलेट करना था। लेकिन कुछ हुआ यूँ कि 2020 में हुकूमत ने एक नया प्लान बनाया, एक नया मंसूबा बनाया कि नहीं जी, पीएमडीसी को तहलील किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और इसकी जगह पीएमसी लाया जाए। अब पीएमसी और पीएमडीसी में फ़र्क क्या था? पीएमसी का बेसिकली मकसद ये था कि जब बंदा डॉक्टर बन जाता था, जब वो एमबीबीएस कंप्लीट करता था, तो उसके डॉक्टर बनने के बाद, एमबीबीएस के कंप्लीशन के बाद उसको पीएमडीसी रेगुलेट करती थी। जबकि उससे पहले जो सिस्टम होता था, जो उसकी मेडिकल की एजुकेशन होती थी, वो सारा सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पे करती थी और उसको सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी के तौर पे पीएमडीसी चलाता था, लेकिन पीएमडीसी उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। इन्होंने ये कहा कि जी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सिलेबस, एक सिस्टम, पढ़ाने का एक सिस्टम होना चाहिए, मेडिकल की तालीम बिल्कुल यूनिफाइड होनी चाहिए। तो इसके लिए 2020 में एक आर्डीनेंस लाया गया। और एक हैरानगी की बात और अजीब बात, बल्कि मज़े की बात भी बताऊं तो ये बात है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आर्डीनेंस के ज़रिए ये बात की गई। यानी कि पीएमसी को बनाना और पीएमडीसी की तहलील जो है वो सिर्फ एक आर्डीनेंस के ज़रिए की गई और इसको असम्बली के अंदर डिस्कशन ही नहीं किया गया। अच्छा, 2020 में पीएमसी बना। जब पीएमसी बना तो उसके बाद उसके जो फ़राइज़ थे वो शुरू होते थे कि सबसे पहले जब एक स्टूडेंट एफएससी करके आए, इंटरमीडिएट की तालीम हासिल करके आए या 12th ग्रेड की तालीम हासिल करके आए, तो उसके बाद जैसे ही अगर वो मेडिकल के अंदर कदम रखना चाहता है तो एट द स्टार्ट, एट द फर्स्ट, उसको करना ये होगा कि सबसे पहले एंट्री टेस्ट देना होगा। वहाँ से पीएमसी की जो है वो चीज़ें शुरू होंगी, पीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी। अब एंट्री टेस्ट लेना पीएमसी का काम बन गया। पहले ये होता था कि हर सूबे के अंदर डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की होल्डिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उसके टेस्ट लेती थी। जिस तरह खैबर में है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के पीके में अंदर। इसी तरह क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर यूएचएस मशहूर है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वो लेती थी। इसी तरह आर्मी की जो अपनी यूनिवर्सिटी है, नुमाइंदा यूनिवर्सिटी, नम्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो लेती थी। इसी तरह अगर आप एजेके में चले जाएं तो एजेके के अंदर जो है वो भी यूएचएस के अंडर होता था। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ थीं जो कि अपने टेस्ट लेती थीं और इन टेस्ट के ज़रिए अपने जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करती थीं, मेरिट बनाती थीं और मेरिट लिस्टें देती थीं और उसके बाद तालीम चलती थी। लेकिन कुछ हुआ यूँ
कि जब 2020 के अंदर ये बात हुई तो इन्होंने बाकायदा एक ऑर्डिनेंस लिखा और इस ऑर्डिनेंस के तहत के पीएमसी खुद टेस्ट लेगी और उसको एक नेशनल एमडी कैट का नाम दिया गया। पहले ये एमडी कैट होता था और ये एमडी कैट हर सूबा अपना लेता था, लेकिन ये नेशनल एमडी कैट हुआ। नेशनल एमडी कैट को लेना सिरे से ही गलत था। सबसे पहले तो ये मैं आपको बात क्लियर कर दूँ कि ये क्यों गलत था। ये गलत इस वजह से था कि पीएमडीसी को या जब तहलील किया गया और पीएमसी बनाई गई तो सबसे पहले पीएमसी के जो कानून लिखा गया था या जो ऑर्डिनेंस लिखा गया था उसको बनाने वालों के लिए ये सोचना और ये समझना बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान, और सरहद का नया नाम जो है वो KPK है, खैबर पख्तूनख्वा, और इसके अलावा जो AJK है वो भी अलग है। लेकिन अब पंजाब और के AJK के अंदर तो तकरीबन पंजाब का सिलेबस चल रहा है, पंजाब टेस्ट बोर्ड का, लेकिन इसके अलावा बलूचिस्तान का सिलेबस अलहदा है, सिंध का सिलेबस अलहदा है और KPK का सिलेबस भी अलहदा है। अब जब तक सिलेबस यूनिफाइड नहीं हो जाता, जब तक आपकी बुक्स यूनिफाइड नहीं हो जाती, जब तक आपकी तालीम यूनिफाइड नहीं हो जाती, तब तक आप किसी ऐसे सिस्टम की तरफ नहीं जा सकते कि जो कि यूनिवर्सल हो, यूनिफाइड हो और पूरे मुल्क के लिए हो। हुआ यूँ कि 2020 के अंदर जो टेस्ट हुए, जो इम्तिहान हुआ, उसमें भी बहुत सारी खामियां आई और खामियां होने के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया और स्टूडेंट्स के एहतजाज के बाद जो है फिर ये मामला कुछ रफ़ा दफ़ा हुआ और एडमिशन हुई है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा मामला मुख्तलिफ था। इस दफ़ा ये मुख्तलिफ था कि पिछली दफ़ा तो पीएमसी ने फ़र्स्ट टाइम NTS के ज़रिए, यानी नम्स के ज़रिए, NTS नम्स के ज़रिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंस मेडिकल साइंसेज, जो कि आर्मी का ज़ैली अदारा है, उसके ज़रिए इन्होंने टेस्ट करवाए और लोगों को उस पर एतमाद इसलिए था, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स उनको एतमाद इसलिए बना कि जो नम्स जो टेस्ट ले रहा है, अल्टीमेटली नम्स के पास क्रेडिबिलिटी है, अल्टीमेटली नम्स के पास एक्सपीरियंस है इस तरह के टेस्ट लेने का, क्योंकि नम्स पढ़ाती भी यही है, सब कुछ करती है, तो वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह जान सकती है। तो उसने लिया और उस पर कम जो है वो डाउट आए और कम उस पर उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अश्योर की गई। लेकिन जब बात आई 2020 में, तो 2021 में, इस साल जो गुज़िश्ता या जो मौजूदा साल है, तो इस साल में एक बहुत अनोखा काम किया पीएमसी ने, और ये काम पूरी दुनिया में नहीं ऐसा होता जो पीएमसी ने किया। पीएमसी ने ये किया दी कि पीएमसी ने, चूँकि कोरोना था 2020 के अंदर, फरवरी से कोरोना स्टार्ट हुआ और अभी तक कोरोना के वार हैं, लेकिन अभी बहुत कम हो गई है तकरीबन। अगर हम कोरोना के बारे में बात करें तो तकरीबन 0.50 में देख रहा था, या तकरीबन 1% जो है वो इसका रेट अभी जा रहा है, यानी बहुत कम हो गया कोरोना। अच्छा, इस कोरोना के पेश नज़र SOPs का ख्याल रखने के लिए ये बहाना बनाया गया, कोरोना को बहाना बनाया गया, और इसका ख्याल रखने के लिए इन्होंने ये किया कि एक टेंडर दिया पीएमसी ने कि हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं, और हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं जी एक IT कंपनी से टेस्ट लेना चाह रहे हैं, IT कंपनी के ज़रिए, और वो IT कंपनी ऐसी हो कि जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो और जो टेस्ट लेने में एक्सपीरियंस रखती हो, ये सारी चीज़ें की गई। अच्छा, अगर हम उसका टेंडर पढ़ें और जो पेपरा के कवानीन हैं उनका मुताला करें तो हमें पता चलता है कि जो इन्होंने टेंडर का ऐड दिया था, जो अखबार में इश्तिहार दिया था, उसके अंदर जो खसूसियात लिखी गई थी वो तो यकीनन उस खसूसियात की हामिल कंपनी पाकिस्तान में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यानी कि बहुत हाई फाई कंपनी जिसके अपने सर्वर्स हों, जिसके अपने, और सर्वर्स इतनी सेफ़ जगह हों कि वो सर्वर्स कभी भी ना हैक हो सके, ना सारा कुछ हो सके। लेकिन हैरानगी की बात है कि ये टेंडर एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया जो कि कंपनी उस वक्त मौजूद ही नहीं थी। ये बात वो आ जाती है कि जिस तरह नवाज़ शरीफ बात किया करता था जब उसके इलेक्शन, PMLN के इलेक्शन के अंदर, कि जी खिलाई मखलूक है, तो मुझे लगा कि इमरान खान जो कि इतने बड़े लीडर हैं और इमरान खान हमेशा मेरिट की बात करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हैरानगी की बात है कि पीएमसी ने, इमरान खान के दौर में पीएमसी ने एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जो कि उस वक्त खिलाई मखलूक थी। खिलाई मखलूक का मतलब ये है कि उसका कोई नामो निशान इस ज़मीन पे नहीं था, पाकिस्तान नहीं, ज़मीन पे ही नहीं था टैप्स का नाम। कंपनी को जब टेंडर दिया गया तो उस टेंडर के तमाम जो उसूल हैं, जो तमाम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको बालाए ताक रख दिया गया। फिर हुआ कुछ यूँ कि ये सारा मामला करने के बाद
वो कंपनी, उसको टेंडर जब दिया गया तो 1 हफ्ते के बाद उस कंपनी ने अपनी वेबसाइट ख़रीदी, अपनी डोमेन ख़रीदी और उस पर अपनी वो वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट को बनाने के बाद कंपनी तकरीबन 1 महीने के बाद जो है वो रजिस्टर हुई उसके अंदर, SECP के अंदर, और उस कंपनी का नाम अभी तक कोई क्लियर नहीं है। कहीं पे उसका नाम टेप्स है, कहीं पे उसका नाम सोर है, SOAR, कहीं पे उसका नाम टेप्स है, TEPS। अच्छा, वो कंपनी बनाई गई और उस कंपनी का अभी तक NTN नंबर भी वाज़ह नहीं है कि उस कंपनी ने टैक्स भी देना है नहीं देना, और ना ही उस कंपनी की SECP के अंदर कुछ रजिस्ट्रेशन वाज़ह है। फिर बात करें कि जब एक कंपनी बनी ही 1 हफ्ते के बाद उसकी कंपनी का स्टार्टअप हुआ है, तो उस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है उसका टेस्ट लेने का। फिर अगर हम मज़ीद बात करें तो उस कंपनी का पाकिस्तान के अंदर अलहदा से कोई ऑफिस नहीं है, यानी उस ऑफिस का कोई एड्रेस वाज़ह नहीं है कि वहाँ पे जाके बंदा कहे कि यार ये एड्रेस है, इस पे अगर PMC के अलावा भी कोई इदारा उससे टेस्ट करवाना चाहता है, जिस तरह एक NTS है, PTS है, OTS है, इस तरह के बहुत सारे टेस्टिंग के इदारे हैं, टेस्टिंग की एजेंसीज़ हैं जो कि टेस्ट लेती हैं, और वो जॉब्स के भी टेस्ट लेती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूलों कॉलेज़ के टेस्ट लेती हैं। तो उनके एक अलहदा ऑफिसेज़ होते हैं, उनके अलहदा सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे देखते हैं, उनका सिस्टम देखते हैं, उनकी अलहदा वेबसाइट, सब कुछ होता है। अब ये जो बनाई गई कंपनी, इसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई अलहदा सेंटर नहीं है कि जहाँ पे आप जा सकें, जहाँ पे आप देख सकें कि यार ये कंपनी कैसे काम कर रही है। फिर उसके बाद हुआ ये कि ये कंपनी बनी, ये कंपनी बनी टोटली डॉक्यूमेंटेड कंपनी, और ये कंपनी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये कंपनी PMC की बेसमेंट में बनी है कंपनी, ये कंपनी वहीं पे है कहीं पे, और ये कंपनी मुझे लगता है कि ये कंपनी वहाँ पे भी गायबाना हालत में है, इसका अभी जो है वजूद सामने नज़र नहीं आ रहा। फिर हुआ ये कि इस कंपनी ने टेस्ट लेना शुरू किया, और हैरानगी की बात है कि इस टेस्ट लेने की जो टाइमिंग थी वो था 30 अगस्त से 30 सितंबर। 1,92,000 लोगों ने इस पर रजिस्टर किया, जिसमें से हर आदमी ने तकरीबन 6,000 रुपये जमा करवाए और 30 रुपये एक्स्ट्रा बैंक फ़ी पे की। और ये वो टेस्ट हुआ करता था MD-CAT जो कि 500 रुपये में हो जाया करता था, लेकिन यहाँ पे इस के अंदर जो टेप्स के अंदर हुआ ये हैरानगी की बात है कि 500 से 6,000 पे चला गया। अब ये 6,000 पे जब टेस्ट गया तो उसकी वजह यह थी कि जी कंप्यूटर है, एक्सेसरीज़ हैं, टैबलेट्स आएंगी, नेट लगेगा, बड़ा एक क्या कहते हैं बोंगी मारी गई कि जी बड़ा सिस्टम होगा और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ ही इन्होंने जो है वो इलीगल कर दी। पहली चीज़ इलीगल ये कर दी कि जो डेटाबेस है, इन्होंने जिस वेबसाइट पे अपना डेटाबेस रखा उसको बनाने के बाद मुख्तलिफ उस पर रिपोर्ट्स आई। अगर आप उसको पहले दिन से गूगल करते तो आपको पता चलता कि उस वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारे बग्स हैं। बग्स का मतलब ये होता है, जो अगर मेरे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कोई वेब डेवलपर वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता होगा, कोई IT के बारे में जानता है तो उनको पता होगा कि बग्स ऐसी चीज़ होती है कि जो उसके अंदर फ्लॉज होते हैं कि वो वेबसाइट किसी भी वक्त हैक हो सकती है। और बहुत से लोगों ने उनसे रब्ता करके उनको बताया भी कि यदि हैक हो सकती है, आप इसको बेहतर करें, लेकिन इसको बेहतर नहीं किया गया। उसके बाद जब टेस्ट होना शुरू हुए तो इनके जो पहले इन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे, इन्होंने कहा जी कि हमारी जो शिक है PMC की, उसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट देना ज़रूरी है, तो हमने एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया। अच्छा, उस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी इश्यूज़, फिर प्रैक्टिस टेस्ट लेने के बाद जो है वो जो टेस्ट लिए गए उसमें इश्यूज़। पहली बात तो यह है कि जी 30 दिन टेस्ट होना ही नहीं चाहिए। जो एंट्री टेस्ट होता है वो 1 दिन 1 टाइम टेस्ट होता है, और जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं जो कंप्यूटर बेस होते हैं, जो क्लाउड बेस होते हैं, या जो इंटरनेट बेस होते हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड टेस्ट होते हैं, उनका रिज़ल्ट विद इन सेकेंड्स आता है, विद इन सेकेंड्स। हार्डली आपको 1 मिनट से कम का इंतज़ार करना पड़ता है और रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। इसकी कुछ मिसालें आपके सामने मैं रखूं तो ACCA, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि UK की डिग्री है, उसके पहले 3 या 5 पेपर जो हैं वो कंप्यूटर बेस होते हैं,
और उनका अगर आप दें तो आप बुकिंग करते हैं तो अपनी मर्ज़ी की आप डेट बुक करते हैं और उस सेंटर पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने के बाद जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको जो है वो आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है और एट द सेम टाइम आपकी वेबसाइट पे जो आपकी लॉगिन होती है वहाँ पे भी अपडेट हो जाता है। उसके बाद ये तो होगी यूके की बात कि ठीक है जी, यूके मोर एडवांस कंट्री है और वो अगर लेता है तो उसकी बात अच्छा। और दूसरा, अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट, ये वो झेली इदारा है जो कि ICM में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों ने मिलकर बनाया एक इदारा है और इसकी एक डिग्री होती है जिसको पिफ़ा बोलते हैं। इसके भी पहले 3 पेपर कंप्यूटर बेस होते हैं और इसका रिज़ल्ट भी विद इन सेकंड्स आता है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करते हो आपको रिज़ल्ट आपके सामने जो है वो खुल के सामने आ जाता है। अगर हम बात करें क्या कहते हैं इसकी अलहदा और एक और डिग्री की, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक CA है, ICAP है, ठीक है, तो उसकी बात करें तो वो CA जो है उसके भी 3 से 4 पेपर या 5 पेपर महल में वो भी कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड में ये होता है कि विद इन सेकंड रिज़ल्ट आता है, मतलब उसमें आपको 1 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और उसी सेंटर में उसी वक्त आपको रिज़ल्ट आ जाता है। यहाँ पे हुआ ये कि जी यहाँ पे पहली बात तो ये है कि पहला ये हुआ कि एक ही दिन एक ही टाइम टेस्ट नहीं लिया गया। दूसरा ये फ्लाज आया कि जो रिज़ल्ट है किसी का 30 मिनट के बाद आ रहा है, किसी का 30 क्या कहते हैं 1 घंटे के बाद आ रहा है, किसी का 4 घंटे के बाद, किसी का 12 घंटे के बाद, इवन किसी का 24 घंटे के बाद भी रिज़ल्ट आया। तो ये रिज़ल्ट जो है इट्सल्फ इस रिज़ल्ट को मशकूक बना देती है। ये जो पॉइंट है ये इसको मशकूक बना देता है कि नहीं जी, ये रिज़ल्ट उन MCQs के आंसर्स पे बनाया ही नहीं गया, ये अपनी मर्ज़ी से बनाया गया। उसके बाद जो आया कि 30 दिन का जो था इसका जो सिस्टम लिया गया ये था जी कि मैरिज हॉल्स बुक किए गए और उन मैरिज हॉल्स के अंदर टेस्ट लिया गया। अब ये मैरिज हॉल के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम को लाना नामुमकिन है। अगर ये पॉसिबल होता तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस्टिजियस इदारा है ICAP, वो अपने रिटर्न पेपर जो हैं वो मैरिज हॉल के अंदर ही भी लेता है। उन्होंने 1-2 मैरिज हॉल सेलेक्ट किए होते हैं, उनके अंदर भी लेता है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स वो फिर भी मैरिज हॉल के अंदर नहीं लेते क्योंकि वहाँ पे वो सिस्टम डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। उनके अपने स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स हैं, उनके अपने कंप्यूटर्स हैं जिस पे उनको भरोसा है और वो वहाँ पे फिर जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनका जो इदारा है पिफ़ा, वो भी अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी किसी मैरिज हॉल में नहीं लेता। इसके अलावा दुनिया की जो प्रेस्टिजियस अकाउंटिंग डिग्री है ACCA एसोसिएट ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो भी सेंटर में होता है, वो भी किसी शादी हाल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी मैरिज हॉल के अंदर वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, वो आप चीज़ बना सकें, वो पूरा सर्वर पूरा सिस्टम बना सके किसी मैरिज हॉल के अंदर और वहाँ से आप कहें कि जी ये जो हमारा टेस्ट होगा ये 100% फेयर होगा, ठीक है, 100% फ्री ऑफ एरर्स होगा और ये सारी चीज़ें, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी कुछ वजूहत बताता हूँ। मैरिज हॉल के अंदर इंटरनेट पहुँचाना, क्योंकि मैरिज हॉल के अंदर इटसेल्फ वाईफाई नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक वाईफाई होता है और वो वाईफाई सिर्फ और सिर्फ उस मैरिज हॉल की एडमिन के लिए होता है और वो यूज़ करते हैं। अब वो जो होता है वाईफाई, वो ज़ाहिर है वो वाईफाई अनसिक्योर है किसी भी ऐसे टेस्ट लेने के लिए, तो वो वहाँ पे वो कनेक्शन एक होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे टैबलेट्स का सिस्टम जो है वो, अच्छा टैबलेट्स पे लिया गया टेस्ट। सबको पता है कि जी जो एंड्रॉयड सिस्टम है इसके अंदर फ्लॉज होते हैं। ये रोज़ रोज़ खबरें आती हैं कि एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा बग हैं और एंड्रॉयड सिस्टम जो है ये तकरीबन ऐसा सिस्टम बन गया जो कि हर आम मोबाइल में आ जाता है और सबसे सिक्योर सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली एप्पल का सिस्टम है। लेकिन इन्होंने क्या किया जी, एंड्रॉयड टैबलेट्स पे लिया और उन टैबलेट्स की कीमत हार्डली 3 से 4 हज़ार रुपये कीमत है। उन टैबलेट्स पे लिया जिनके अंदर एंड्रॉयड सिस्टम था और वो एंड्रॉयड सिस्टम जिसके अंदर ऑलरेडी दुनिया के बड़े बड़े इदारे वाज़ह तौर पे कह चुके हैं कि एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर बग्स होते हैं। अभी एंड्रॉयड का जो अभी इवन आप भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं
कोई भी, हर पूरी दुनिया स्मार्टफोन यूज़ कर रही है, तो पूरी दुनिया को पता है कि यार इसके अंदर बग्स हैं, इसके अंदर एरर्स हैं, ये हैंग भी होता है, इसके अंदर वायरसेस भी आते हैं, इसके अंदर हैकिंग भी हो जाती है, आपकी चीज़ें लीक आउट भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो टैबलेट पे लेना भी इटसेल्फ ये भी इलीगल और गलत था, टैबलेट पे लेना। कंप्यूटर पे इसलिए लिया जाता है कि मोस्ट सिक्योर सिस्टम जो है वो आपका कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम जो है वो विंडोज़ होता है, और उस पर आप, या इवन उस पर आप अपना प्रोग्राम डेवलप करते हैं और उस पर लेते हैं जिसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। जबकि टैबलेट पे ऐसा सिस्टम डेवलप करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है कि टैबलेट पे आप वो सिस्टम लें। इन्होंने ये किया कि दी एक एंड्रॉयड ऐप बनाई, और उस एंड्रॉयड ऐप को जो है वो डेवलप करके उसके अंदर इन्होंने कीज़ रखी और वो टेस्ट लिया, और उस टेस्ट को इन्होंने किया जी ये कि जी ये लेना शुरू कर दिया। उसके बाद ही धरने स्टार्ट हुए, और धरने स्टार्ट होने के बाद पहले 15 सितंबर से पहले जो है वो बच्चे फेल हो रहे थे, 15 सितंबर के बाद बच्चे पास होना शुरू हो गए क्योंकि इन पे प्रेशर था। धरना स्टार्ट हुआ, धरने के बाद जब लोगों ने देखा जी धरना यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये चले गए क्या कहते हैं इसके अंदर डी चौक पे चले गए स्टूडेंट्स, वहाँ पे धरना दिया, डी चौक पे भी अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर कोर्ट्स में गए। जब इनको पता चला कि जी अब मामला कोर्ट में चला गया है, तो फ़ौरन उसी वक्त जो डॉक्टर फैसल हैं जो कि मुशीर सेहत हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने ये किया कि उन्होंने फिर मामला जो है वो उठाना शुरू किया कि ठीक है जी अब इसको हम करते हैं कि एक अलहदा जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, हम उस यूनिवर्सिटी के तहत इसका जो है वो क्या कहते हैं फॉरेंसिक करवाएंगे और इसकी हम एनालिसिस करवाएंगे। हैरानगी की बात है कि अभी तक एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन पीएमसी को पता था कि इनके अंदर ब्लंडर्स हैं, इनके टेस्ट के अंदर ब्लंडर्स हैं और गलतियाँ हैं। इन्होंने पहले कुछ बच्चों को फॉर एग्जांपल 120 मार्क्स थे 150 दे दिए, 140 दे दिए, हर किसी को ग्रेस मार्क्स दे के इन्होंने कर दिया, और कई फेल थे उनको भी पास कर दिया। पास करने के बाद अब इनका सिस्टम इतना नाकारा था कि जिस दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली वो जी जनरेट होकर चली गई। मैं हैरान होता हूँ, मैं ख़ुद आईटी एक्सपर्ट हूँ और कंप्यूटर को बड़ी करीब से जानता हूँ, तो मैं हैरान होता हूँ कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि ऑटोमेशन, जब तक आप उसको ऑटोमेशन नहीं देंगे वो ऑटोमेशन भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक रोबोट भी, इवन आप जब प्रोग्रामिंग उसकी करते हैं तो आप उसको एंड टाइम तक हदायत जारी करते हैं तो वो करता है काम। कंप्यूटर भी इसी तरह है कि आप जब तक उसको हदायत जारी करते रहते हैं वो करता रहता है काम। जहाँ पे आपने हाथ खींच लिया, हदायत उसको देना बंद कर दी, क्लिक करना बंद कर दिया, कोई उस पर ईमेल्स नहीं जाएंगी। सबसे पहले तो ये था कि जी वो जो रिज़ल्ट कार्ड भेजे गए उस रिज़ल्ट कार्ड को ये तहकीक होनी चाहिए कि वो रिज़ल्ट कार्ड आखिर सेंड किसने किए थे, वो जनरेट किसने किए और सेंड किसने किए। ज़ाहिर किसी इंसान ने किए, किसी इंसान ने क्लिक किया, और यकीनन पीएमसी के अंदर कुछ छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि वो बच्चे गलती से कोई भी बटन दबाएंगे, जिससे हमारे घरों में होता है कि ठीक है जी वो बच्चा गलती से बटन दबा दे तो फ़ोन लॉक हो जाता है, कोई बच्चा गलती से बटन दबा दे तो वेबसाइट खुद ब खुद खुल जाती हैं, या कोई प्रोग्राम कंप्यूटर पे खुद ब खुद खुल जाता है या मोबाइल पे। तो ये तो होता नहीं है। पीएमसी के अंदर सारे वो लोग हैं जो कि सीनियर लोग हैं, और मैं हैरान होता हूँ कि ऐसे सीनियर लोगों की मौजूदगी में ब्लंडर हो जाए। हमारे घरों के अंदर कंप्यूटर्स हैं, हमारे घरों के अंदर मोबाइल हैं, और हम गलती से किसी को कॉल भी नहीं करते। हमारी फ़ोन से गलती से ऑटोमेटिक तरीके से किसी को कॉल भी नहीं जाती। कॉल तब भी जाती है कि हम खुद क्लिक करते हैं, ठीक है, या क्लिक होती है। क्लिक के बगैर कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि किसी के फ़ोन से ऑटोमेटिकली कॉल्स जाएं और वो सारा कुछ हो जाए, कोई ना कोई उसको करता है। तो यकीनन किसी आदमी ने इनके साथ ये किया और इनका ब्लंडर निकला। फिर ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया जी नहीं जी वो हमारे टोटल नंबर तो ठीक है, नीचे से नंबर में गलती है। वो गलती ये थी कि उजलत में रिज़ल्ट कार्ड बनाए गए और उन रिज़ल्ट कार्ड के बाद जब चेक किया गया तो गलतियाँ निकली, और गलतियाँ निकलने के बाद इन्होंने ठीक रिज़ल्ट कार्ड बनाए। इन्होंने अपने ब्लंडर्स का एतराफ़ किया। एतराफ़ करने के बाद मैं हैरान होता हूँ कि पब्लिक का इदारा, पब्लिक के टैक्सों पे चलने वाला इदारा, ठीक है, पब्लिक के टैक्सों से ये तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन ये आज तक पब्लिक के सामने आके पब्लिक को जवाब नहीं दे पाए। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ़ियों ने बात करने की कोशिश की, उनको भी दरवाजे अंदर कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और भाग गए। तो ये चोरों की तरह भागे,
ठीक है। उसके बाद इवन जब ये ब्लंडर्स होते रहे तो उसके अलावा कई टीवी चैनल्स ने, कई यूट्यूबर्स ने उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, नॉट एक्सेसिबल। ठीक है। और हैरानगी की बात है कि एक इतना बड़ा इदारा, प्रेस्टीजियस इदारा, उसका चेयरमैन उस आदमी को लगाया जा रहा है जिसकी कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। वो एक बेहोशी का डॉक्टर है जिसने ना कभी किसी कॉलेज में पढ़ाया है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है, जिसकी ना ही कि कोई मेडिकल एजुकेशन है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक प्राइवेट तरीके से, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करके आया है पैसे के बलबूते पे, उसकी कोई ख़ास स्पेशलाइजेशन नहीं है और वो एक बेहोशी का डॉक्टर बन गया। फिर वकील, पूरे दुनिया के अंदर आपको पता है कि वकालत होती किस तरह है, वकील बनते कैसे हैं, ये सारा कुछ है। वकील टोटली रट्टा बेस्ड सिस्टम होता है, कानून को याद किया जाता है और वो कानून के ज़रिए पेपर दे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर वो सारी ज़िंदगी वकील जो हैं वो कानून पढ़ पढ़ के ही वो करते रहते हैं और केसों को लटकाते रहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो वकालत है या लॉ की एजुकेशन है, तो उस पर भी जो है वो सवाल उठता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अगर एलएलबी किया, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है अली रज़ा, तो इन्होंने अगर एलएलबी किया तो सबसे पहले तो इनकी डिग्री वेरीफाई होनी चाहिए, इनका इंटरव्यू होना चाहिए कि इनकी अपनी एजुकेशन क्या है। ये मेडिकल को जो है वो रेगुलेट करने चले हैं, जबकि ये वो लोग हैं जिनको खुद सारी ज़िंदगी किताबें देख देख के केस लड़ने की आदत होती है। किताबों के बगैर या केसेस के बगैर या प्रेसिडेंट्स के बगैर ये चल ही नहीं सकते। ठीक हो गया। तो ये जो है, ये दो आदमी ऐसे लोग और इनको सामने लाया जा रहा है। टैप्स की बात जब भी होती है, अच्छा, या वो सोर या जो टैप्स है उसकी बात जब भी होती है, ये सामने आ जाते हैं। टैप्स का कोई बंदा नहीं आया, टैप्स पता नहीं एक आसमानी मखलूक है जो टेस्ट ले रही है, लैपटॉप आए, सारा कुछ। अब जब ये सारी बातें हुई तो इन्होंने कहा जी कि हम एनालिसिस हम अब स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि स्टूडेंट 5,000 फ़ीस जमा करवाएं और 5,000 फ़ीस करवाने के बाद जो है वो उसको रीचेक करवा सकते हैं। ठीक हो गया। जबकि आपको ये बताता चलूँ कि जो भी बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, जब उनका रिज़ल्ट आ जाता है, उस रिज़ल्ट आने के बाद उसकी जो है वो ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो की दे दी जाती है इंटरनेट पे, और उसकी को बच्चा देख के, बच्चा खुद ही देख लेता है कि यार मेरा कौन सा आंसर ठीक है और कौन सा गलत है। फिर अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है, और वो भी 5,000 फ़ीस के बदले नहीं होता सर, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। रीचेकिंग होती है दुनिया के अंदर जो भी बड़े बड़े कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं जिनको सीबीई कहा जाता है। लेकिन रांगी की बात है, यहाँ पे 6,000 पहले लिया गया, 5,000 फिर लेने की तैयारी की गई। वो जी हम इनकोड कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, डिक्रप्ट कर रहे हैं, इनक्रप्ट कर रहे हैं। ये मेडिकल के बच्चों को, उन बच्चों को जिनको कंप्यूटर की ज़बान ही नहीं आती, उनको सिर्फ कंप्यूटर के कुछ लफ्ज़ बोल के आप उनको क्या कहते हैं एफिशिएंसियाँ दिखा रहे हैं, और आप उनको वो जवाब, वो दलाइल नहीं दे रहे कि ये तो वो बात हो गई कि आप क्या कहते हैं भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब ये है कि एक आदमी को जब पता ही कुछ नहीं है कंप्यूटर का, अब मेडिकल के स्टूडेंट को कंप्यूटर का क्या पता है। और यकीनन मोबाइल पंजाब के अंदर तो बहुत लोग चलाते होंगे, बहुत स्टूडेंट्स चलाते होंगे। सिंध के जो अंदरून सिंध है वो इतने गरीब हैं कि उनके पास सादे नोकिया के बटनों वाले फ़ोन होते हैं, उन्होंने कभी एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं चलाया, आप उनसे टैबलेट पे ले रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो अंदरून बलूचिस्तान है, जो शहरों में नहीं, जो देहातों में रहते हैं, वहाँ पे आम छोटे शहरों में रहते हैं, उनके पास, इवन पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वो ऐसे गरीबों के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनसे वो टैबलेट का टेस्ट ले रहे हैं जो कि है ही नहीं, वैलिड ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर टैप्स का कोई भी बंदा है जी वो सामने आ ही नहीं रहा कि वो कहे कि नहीं जी हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, टेस्ट टैप्स ने लिए, कंट्रोल उसको पीएमसी कर रहा है, पीएमसी कह रहा है जी कि हम इसको डिक्रप्ट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। होना ये चाहिए था, अगर एनटीएस जब टेस्ट लेता है तो लोग एनटीएस के पास जाते हैं, ना कि उस इदारे के पास जिस इदारे के लिए उन्होंने टेस्ट दिया होता है। होना ये चाहिए था कि पीएमसी का जो टेस्ट लिया इन्होंने, जो टैप्स ने लिया, तो स्टूडेंट टैप्स के पास जाते हैं, टैप्स के अलग सेंटर्स होते हैं, अलग ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते, वहाँ पे देख के उनको वहाँ पे रिक्वेस्ट करते कि यार हमें हमारा पेपर दिखाया जाए या हमारा रिज़ल्ट कार्ड दिया जाए, और वो रिज़ल्ट कार्ड पीएमसी में जमा होता और पीएमसी से आगे कॉलेजेस में जाता। ये तरीक़ाकार था। लेकिन हैरानगी की बात है कि ये, इसका मतलब ये है कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है।
ठीक है। और ये दाल इतनी काली है कि जिसके अंदर इन्होंने अपना चेहरा भी काला कर लिया, ठीक है। और मैं यकीनन ये समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो के तवज्जुह से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये वो ओहदा होता है जो कि इंसाफ देता है, और यकीनन इंसाफ चाहिए स्टूडेंट्स को, तो ये टेस्ट को रिकंडक्ट करने का फौरी हुक्म जारी करें और इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करें और इस रवायत को ख़त्म करें कि आइंदा कोई भी इदारा बग़ैर किसी रूल के इस तरह टेंडर ना दे। अगर ये रस्म चलती रही तो बच्चों की तालीम का ना सिर्फ बेड़ा गर्क होगा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी होगी। और पाकिस्तान का डॉक्टर जो पूरी दुनिया में कभी मशहूर हुआ करता था, उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। कुछ दुनिया के अमेरिका बरतानिया के अंदर कुछ मेरे दोस्त हैं, वो डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया है कि यार अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई आपकी खामखा में हम इज़्ज़त करते रहे हैं, आपकी तालीम तो थर्ड क्लास निकली। यानी अब पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी को ख़तरा पड़ गया। जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को ख़तरा पड़ गया, और ये क्रेडिबिलिटी को ख़तरा देने वाले कौन हैं? एक थर्ड क्लास पीएमसी का चेयरमैन जो है बेहोशी का डॉक्टर, और दूसरा अली रज़ा जो कि थर्ड क्लास वकील है, ठीक है। यानी कि इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स जिन्होंने स्पेशलाइजेशनें की हुई हैं, वो इन दो लोगों के अंडर जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउट में पड़ गई है, और उनको अब मसला बन गया पूरी दुनिया के अंदर। तो कम से कम इसको रेगुलेट किया जाए। एक बड़ा इदारा है, पब्लिक का इदारा है, लोगों के टैक्सों से चलने वाला इदारा है, डॉक्टर्स की फीसेस से चलने वाला इदारा है। तो डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर ऐसे इदारे को चलाना नामुमकिन है। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स के एसोसिएशन को इकट्ठा किया जाता, उनका मेंबर बनाया जाता, एक तरीक़ाकार था। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पीएमसी से, ऐसे प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि पीएमसी और पीएमसी के अंदर बैठे हुए काले भेड़िए इस बात पे कभी भी एक्शन नहीं लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोअज़्ज़ज़ इमरान खान साहब से और उसके अलावा पार्लियामेंट से कि इसको रेगुलेट किया जाए। उसके अलावा मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि इस पर आप सो मोटो एक्शन लें और इस को जो है वो प्रॉपर रेगुलेट करें, पाकिस्तान के आइन की भी फ़िक्र करें और दुनिया के अंदर हमारे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स की भी फ़िक्र करें, उनकी तालीम की फ़िक्र करें, जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल की और अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी फ़िक्र करें, उनकी क्रेडिबिलिटी को दाव पे मत लगाएं और आने वाले डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी को सिक्योर करें, ताकि ऐसा ना हो कि लोग पाकिस्तानी डॉक्टर्स पे एतमाद करना ही छोड़ दें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।